गुड मॉर्निंग बच्चों। फैमिली एंड किनशिप के क्रम में आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपने फैमिली की टाइप्स, फैमिली की फंक्शंस पढ़े। सेकंड पार्ट में आपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज यानी परिवार की संरचना और उसकी भूमिका में जो बदलाव हुए हैं उनको पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे उसके तीसरे पार्ट में किनशिप यानी नातेदारी। नातेदारी क्या होती है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। किनशिप का क्या अर्थ होता है, यानी किनशिप मतलब नातेदारी। नातेदारी जो है समाज का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व कहते हैं, यानी समाज की जो स्ट्रक्चर जिन एलिमेंट से, जिन अवयवों से, जिन कारकों से निर्मित होती है उसको निर्णायक तत्व कहते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी किन से समाज बनता है। तो नातेदारी भी जैसे परिवार है, धर्म है, विवाह है, जाति है, इन सब से परिवार बनता है, उसी तरह से नातेदारी भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नातेदारी भी समाज की संरचना को बनाती है। ये सामाजिक संस्था व्यक्तियों और समूहों को एक साथ जोड़ती है। आप जब कहते हैं नातेदार, संबंधी, रिश्तेदार, तो वो व्यक्तियों को और समूहों को आपस में जोड़ने का नाम है। तो नातेदार जो आपस में लोगों को या व्यक्तियों को एक साथ जोड़ती है उसे नातेदारी कहते हैं। अगर हम एक आम बोलचाल की भाषा में बोले, उनके बीच संबंध बताती है, उसी सिस्टम को हम नातेदारी कहते हैं कि दो व्यक्ति या दो समूहों के मध्य क्या संबंध है, ये जो है नातेदारी सिस्टम तय करता है। नातेदारी से अभिप्राय होता है सामाजिक इकाइयों का ऐसा समूह जो या तो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के आधार पर, विवाह संबंध मैरिटल रिलेशन के आधार पर, या फिर दत्तक गोद लिए हुए संबंधों के आधार पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी नातेदार ऐसे लोगों का समूह है जो या तो ब्लड रिलेशन है जिनके बीच में, या मैरिटल रिलेशन है, विवाह संबंध है, रक्त संबंध है, या फिर दत्तक है, गोद लिए हुए हैं। तो इन तीनों आधारों पर जब व्यक्ति आपस में जुड़ जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, तो ऐसे समूह को आप क्या कहते हैं? नातेदार या किनशिप। जीपी मर्डॉक, जिन्होंने 250 से अधिक परिवारों का अध्ययन किया था, वो ये कहते हैं कि नातेदारी रिश्तों की एक संरचित प्रणाली है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, एक संरचित प्रणाली है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक रिश्तों की एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी एक संरचित प्रणाली है जिसमें नातेदार या संबंधी, जिनको हम इंग्लिश में किन्स कहते हैं, नातेदार या संबंधी जटिल अंतर संबंधों से एक दूसरे से बंधे होते हैं। फिर से देखिए, मर्डॉक कहते हैं कि नातेदारी क्या है? रिश्तों की एक संरचित प्रणाली, एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें वो आपस में एक दूसरे से जटिल संबंधों से बंधे होते हैं। जैसे एक दूसरे के भाई बहन है, पिता है, पति पत्नी है, माता पिता है, दादा दादी हैं, भाई बहन है, सास ससुर है, देवर है, नंद है, ये जितने भी आपने देखा है इनकी एक सिस्टमैटिक है ना, कि विवाह के बाद ये संबंध बनते हैं, रक्त आधार पर ये संबंध बनते हैं। तो एक सिस्टमैटिक प्रणाली है, ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसे भी अनऑर्गेनाइज तरीके से रिश्तों में बंध जाता है, नहीं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की एक सिस्टम है ये, और इसमें वो आपस में एक दूसरे से जो है संबंधों से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, और हर संबंध का कोई ना कोई हम लोगों ने नाम रख रखा है। अब मोटे तौर पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ किनशिप की, तो टाइप्स ऑफ किनशिप में पहला है समरक्त नातेदार। समरक्त मतलब कॉन्सेंगुइल रिलेशनशिप या किनशिप, जो रक्त के आधार पर, ब्लड के आधार पर संबंध निर्मित होते हैं, उन्हें आप समरक्त नातेदार कहते हैं। या सहोदर यानी समान उदर से उत्पन्न होने वाला, यानी एक ही माँ की जो संतान हुए वो रक्त संबंधी हुए ना, तो सहोदरज कहते हैं जिन्हें आप। तो सहोदर यानी समान उदर से उत्पन्न होने वाले, तो रक्त संबंधों को या समरक्त नातेदारों को हम सहोदर भी कहते हैं। तो समरक्त नातेदार जो रक्त के आधार पर निर्मित नातेदार है हमारे, जैसे माता पिता और उनकी संतान। वैवाहिक नातेदार जो विवाह के आधार पर निर्मित संबंध है, उन्हें वैवाहिक संबंधी या एफिनल किनशिप कहते हैं। जैसे पति पत्नी, सास ससुर, देवर, नंद, ये कब बनते हैं? विवाह के आधार पर ये संबंध बनते हैं। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार, यानी समरक्त और वैवाहिक नातेदारों के अलावा भी मोटे तौर पर 3 प्रकार के नातेदारों की संख्या की चर्चा हम करते हैं।
प्राथमिक नातेदार प्राइमरी किन्स कौन से होते हैं? जो प्रत्यक्ष होते हैं, जिनसे डायरेक्ट रिलेशन होता है। द्वितीयक नातेदार कौन से होते हैं? सेकेंडरी किन्स, जो प्राथमिक के प्राथमिक नातेदार होते हैं। और तृतीयक नातेदार टर्शरी किन्स कौन से होते हैं? जो प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार होते हैं। अभी और हम एक्सप्लेन करते हैं। जो प्राइमरी किन्स हैं वो कौन है? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, फादर सन, मदर सन, यानी पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, भाई बहन। इनकी संख्या 8 होती है। जो प्राइमरी किन्स है उनकी संख्या 8 है। ठीक है, कौन कौन सी? ये जो आपने ऊपर देखा। दूसरे हैं सेकेंडरी किन्स। हमने ये पढ़ा था अभी पीछे कि प्राइमरी किन्स कौन से होते हैं? जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशंस होता है। तो डायरेक्ट रिलेशंस किनसे होता है? माँ बाप, भाई बहनों से। क्लियर? और इनकी संख्या जो है वो 8 बताई गई है। दूसरे हैं द्वितीयक नातेदार यानी सेकेंडरी किन्स। सेकेंडरी किन्स कौन से होते हैं? हमने अभी पढ़ा था प्राथमिक के प्राथमिक। तो ये प्राथमिक है और इन प्राथमिक के प्राथमिक यानी हस्बैंड का प्राथमिक कौन होगा? उसके भाई बहन और उसके माँ बाप। और वाइफ के प्राथमिक कौन होंगे? उसके भाई बहन और उसके माँ बाप। हुआ ना? हस्बैंड के प्राथमिक उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, और वाइफ के प्राथमिक उसके माँ बाप और उसके भाई बहन। तो प्राथमिक के प्राथमिक जो हैं वो हमारे कौन हुए? सेकेंडरी किन्स यानी द्वितीयक नातेदार। ठीक है ना? उस बच्चे के, जो उस फैमिली का बच्चा है, उसके वो सेकेंडरी किन्स हुए। प्राइमरी किन्स उसके माता पिता भाई बहन है, और सेकेंडरी किन्स या द्वितीयक नातेदार कौन है? उसके पिता के भाई बहन और उनके मम्मी पापा, और उनकी माता के भाई बहन और उनके मम्मी पापा। यानी आपके नाना नानी, मामा मामी, आपके नाना नानी, मामा और मौसी, और इधर आपके दादा दादी, चाचा और बुआ। ये आपके कौन हुए? सेकेंडरी किन्स। इनकी संख्या जो है 33 बताई गई है, 33। फिर तीसरा प्रकार है टर्शरी किन्स, तृतीयक नातेदारों का। तृतीयक नातेदार कौन हुए? द्वितीयक के प्राथमिक, यानी जो आपके सेकेंडरी किन्स हैं आपके लिए, उनके प्राथमिक। तो आपके सेकेंडरी किन्स कौन थे? मामा, मौसी, बुआ, चाचा, दादा दादी, नाना नानी। ये आपके सेकेंडरी किन्स थे। अब इनके जो प्राथमिक है, यानी मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे, चाचा के बच्चे, ये सब आपके कौन है? टर्शरी किन यानी तृतीयक नातेदार। ठीक है, और इनकी संख्या 151 बताई गई है। समझ में आ रहा है? प्राइमरी किन्स कौन है आपके? जिनसे आपका प्रत्यक्ष संबंध है, और इनकी संख्या 8। द्वितीयक नातेदार आपके कौन है? जो आपके प्राथमिक नातेदार है उनके लिए जो प्राथमिक है, यानी आपके मम्मी पापा के भाई बहन, उनके माता पिता, यानी आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा, मौसी और बुआ और चाचा, चाचा ताऊ। ठीक। टर्शरी किन्स आपके कौन हुए? तृतीयक नातेदार। जो आपके द्वितीयक नातेदार हैं, मामा, मौसी, दादा दादी, इनके जो प्राथमिक है, ठीक है, यानी उनके आगे की संतान है, उनके बच्चे, वो आपके लिए टर्शरी किन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी आपके मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे, अंकल के बच्चे, ये सब आपके टर्शरी किन से यानी तृतीयक नातेदार हैं। क्लियर? अब एक पीछे लौटते हैं, जो मैंने यहाँ स्लाइड एक पहले बन गई है। ये रिलेशनशिप्स, ये ईगो मतलब आप, हम मान लेते हैं ईगो कौन हूं? मैं। तो ईगो यानी व्यक्ति, उसके माता पिता, माता के भाई और बहन, ये जो गोल सर्किल है ये फीमेल को बताता है, और ये जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है ये मेल को बताता है, मेल सदस्य को, ये फीमेल सदस्य को। ये जो इक्वल का निशान है ये वैवाहिक संबंधों को बताता है, और ये जो ऊपर का ये ऐसे है, ये जो तीनों को जोड़ता है ये भाई बहन को बताता है। ठीक है, तो ये है पत्नी, ये है पति, तो इन दोनों के बीच विवाह का संबंध है।
इन दोनों से उत्पन्न संतान, ये 3 संतान है इनकी। ये कौन हुई, मेल या फीमेल? ये फीमेल है या मेल है? ईगो क्या है, मेल है। तो ये इसका भाई और ये इसकी बहन, यानी ये 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए इनके। ठीक, अब इसकी माँ की बहन और ये माँ का भाई, यानी इसके मामा और मौसी। ये मामा है, ये मौसी है। ठीक, तो मामा और मौसी, ये भाई और बहन, इसके भाई बहन और माता पिता इसके कौन है, प्राइमरी किन्स हैं। ठीक है, अब माँ और पिता के जो भाई बहन हैं वो इनके द्वितीयक किन्स हैं, यानी मामा और मौसी, और इधर चाचा ताऊ और बुआ, ये इस व्यक्ति के कौन है, सेकेंडरी किन्स हैं। और तृतीयक नातेदार कौन हुए, इनकी जो आगे संतानें हैं, यानी मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे जिनको आप कजन कहते हो, या ताऊ चाचा के बच्चे और बुआ के बच्चे, ये भी आपके लिए कजन है। तो ये आपके जो कजन हैं, मामा मौसी, ये आपके तृतीयक नातेदार हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपके भाई के बच्चे, आपके भतीजा भतीजी, आपकी बहन के बच्चे, भांजा भांजी, और आपकी अपनी संतान, ये आपके प्राइमरी किन है, ये आगे आपके सेकेंडरी और टर्शरी किन है। तो इस तरह से ये संबंधों के या नातेदार के जाल को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों में बांट सकते हैं, या फिर समरक्त परिवार, समरक्त यानी समान रक्त वाले नातेदार, और वैवाहिक नातेदारों में बांट सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किनशिप की, नातेदारी की इंपॉर्टेंस या मनी महत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि नातेदारों का क्या महत्व है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं कि नातेदारी प्रणाली हमारे सामाजिक जीवन के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि परिवार का ही एक हिस्सा है नातेदार। तो नातेदारी प्रणाली क्या काम करती है, रिश्तों के बीच एकता, सद्भाव और सहयोग बनाए रखती है। यानी व्यक्ति को, हमने अभी पढ़ा था, नातेदार या संबंध आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, जोड़ने की सिस्टम है या जोड़ने की एक प्रणाली है। तो रिश्तों के बीच या नातों के बीच कलेक्टिविटी, सद्भाव और सहयोग बनाए रखने का काम करती है नातेदारी। दूसरा, नातेदारी लोगों के बीच कम्युनिकेशन करती है, बातचीत के लिए एक दिशा निर्देश तय करती है कि हमें जो हमारे नातेदार हैं उनमें से किन से आपको पर्दा करना है। आप देखते हैं बहुत सारे नातेदार ऐसे होते हैं जिनसे आप पर्दा करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सास बहू या ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है, या जेठ के साथ रिश्ता होता है वैवाहिक संबंधों में, उनसे वो ससुर से या जेठ से वो पर्दा करती हैं, यानी सर ढकती हैं। कुछ में पर्दा करते हैं, कुछ में सर ढकते हैं, यानी वो एक सम्मान का प्रतीक होता है और एक डिस्टेंस मेंटेन करता है कि किन से कितनी दूरी रखनी है और किन से कितनी नजदीकी रखनी है। तो कुछ संबंध आपने देखा है पर्दे वाले होते हैं, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करने वाले होते हैं, और कुछ संबंध जो होते हैं वो हंसी मजाक वाले होते हैं, जैसे मामा भांजा, चाचा भतीजा, देवर भाभी, जीजा साली। ये संबंध कैसे हैं, हंसी मजाक के हैं, जोकिंग रिलेशनशिप हैं। और कुछ में हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो संबंध है, इस संबंधों के बीच में कैसे संचार होगा, किस तरह का बातचीत होगी, इन सब के जो दिशा निर्देश तय करते हैं, ये कौन तय करते हैं, नातेदारी में सिस्टम। नातेदारी सिस्टम तय करते हैं कि विभिन्न रिश्तों के बीच, विभिन्न नातेदारों के बीच जोकिंग रिलेशनशिप है या डिस्टेंस मेंटेन करने वाले रिलेशनशिप हैं, तो नातेदारी तय करती है। नेक्स्ट, जहां वैवाहिक निषेध मौजूद होते हैं वहां नातेदारी ये तय करती है कि कौन किससे विवाह कर सकता है। निषेध का मतलब होता है टैबू, यानी किससे विवाह कर सकते हैं और किससे नहीं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे समान गोत्र में विवाह करने की अनुमति नहीं है, कि एक ही गोत्र के लोगों को भाई बहन माना जाता है ना। या फिर समान पिंडी जो होते हैं, सम पिंडी जो होते हैं, यानी समान पिंड से उत्पन्न हुए, एक ही शरीर से जिनकी उत्पत्ति मानी जाती है, समान पूर्वज के की संतान जिनको मानते हैं, उनको आपस में भाई बहन मानते हैं, या उनके बीच में भी नातेदारी मतलब वैवाह संबंध नहीं हो सकते। तो इनको विवाहिक निषेध कहते हैं, यानी किससे विवाह कर सकते हैं और किससे नहीं, है ना।
तो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उनमें विवाह नहीं किया जा सकता, बिल्कुल जो निकट के संबंधी होते हैं जैसे मामा के बुआ के बच्चों से विवाह नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो समपिंडी या समान गोत्र वाले होते हैं उनसे विवाह नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो जाति में समान अपनी ही जाति मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, अंतर जातीय विवाह को निषेध कर दिया जाता है कि कास्ट के बाहर, जाति के बाहर आप विवाह नहीं कर सकते। तो ये कुछ वैवाहिक निषेध है कि कहाँ विवाह किया जा सकता है और कहाँ नहीं, ये भी नातेदारी व्यवस्था तय करती है। नातेदारी अलग अलग परिजन के व्यवहार को नियंत्रित करती है। जैसे अभी मैंने कहा था कि कुछ जगह निषेध होते हैं, आप इससे बात कर सकते हैं, इससे नहीं, इससे पर्दा करना, इससे हंसी मजाक कर सकते हैं, इनसे नहीं कर सकते। तो हर परिजन के लिए, हर नातेदार के लिए वो एक स्पेसिफिक प्रकार के व्यवहारों को तय करती है। तो नातेदार जो है वो लोग रिश्तेदारों के व्यवहार को भी नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है नातेदारी व्यवस्था। तो नातेदारी व्यवस्था तय करती है कि हमें किसको कौन सा व्यवहार करना है और कौन सा व्यवहार नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या मर्यादित है और क्या अमर्यादित व्यवहार है, ये सब नातेदारी सिस्टम तय करता है। नातेदारी जो है सामाजिक जीवन के प्रहरी के रूप में भी कार्य करती है। प्रहरी के मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करती है या हमारी लाइफ को, सोशल लाइफ को हमारी जो है वो सिक्योर करती है, सिक्योरिटी प्रदान करती है। नेक्स्ट, समाज में नातेदारी जो है परिवार और विवाह के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करती है। यानी किस नातेदार का परिवार में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या राइट है, विवाह में क्या उसका अधिकार है, क्या दायित्व है, इन सबको भी नातेदारी तय करती है कि कौन कौन सी भूमिका निभाएगा। आपने देखा होगा जब विवाह होता है तो परिवार का कौन सा सदस्य क्या रोल निभाएगा। कन्यादान है तो माता पिता करेंगे, है ना, और ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो सास ससुर जिनको निभाएंगे विवाह के पश्चात, या पुत्र अगर किसी की मृत्यु होती है तो जो मुखाग्नि देता है वो परिवार का बड़ा पुत्र देता है। ठीक है, तो जब एक तो मुखाग्नि देने का काम करता है या उसके परिवार के हेड जो मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का जो भार संभालना है, संचालन करना है, उसको सुरक्षा प्रदान करनी है, उनकी आर्थिक और सामाजिक मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वो परिवार का बड़ा पुत्र करेगा। तो और उसको इसीलिए जब मृत्यु होती है परिवार में पिता की या किसी बड़े सदस्य की, तो उसको जो है पगड़ी पहनाई जाती है। अलग अलग परिवारों में, अलग अलग जातियों और धर्मों में अलग अलग तरीके से करते हैं, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब पिता के पश्चात या उसका बड़ा पुत्र जो है वो इस जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा। तो उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, इन सबको भी नातेदारी ही परिभाषित करती है और निर्देशित करती है। और क्या करती है, ये उत्पादन और राजनीतिक शक्ति की भी प्रणाली है। नातेदारी से ही जो है फैमिली में पॉलिटिकल पावर की भी का भी संचालन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजनीतिक शक्ति से मतलब यहाँ पर है कि परिवार में जो भी निर्णय लेने हैं, है ना, आर्थिक निर्णय हैं या सामाजिक निर्णय हैं, बच्चों की पढ़ाई है, विवाह संबंधी निर्णय है, जितने भी ये निर्णय हैं उन सब में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भी नातेदारी तय करती है कि कौन किससे संबंधित निर्णय ले सकता है। ठीक है, चलिए, और क्या कर सकती है, और क्या करती है नातेदारी, कहाँ भूमिका निभाती है, लोगों को एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। आपने जैसे देखा है कि जो ये नातेदार बनते हैं रक्त संबंध के आधार पर या विवाह के संबंध के आधार पर, अगर ये नातेदारी नहीं हो तो आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ सकते। जैसे मित्र का मान लीजिए रिश्ता है, वो आपका नातेदार नहीं है, लेकिन मैं एक मित्र के उदाहरण से आपको बता रही हूँ। आप जब अपने मित्र बनाते हैं तो मित्र बनाने के लिए आप उससे निकटता स्थापित करते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे ट्रस्ट करते हैं, उससे व्यवहार बरतते हैं, और तब आप उसके साथ अपने संबंधों की पुनरावृत्ति करते हैं। तब आप उसके साथ अपना बेहतर रिश्ता बना पाते हैं या अपना क्लोज फ्रेंड बना पाते हैं। सेम यही नातेदारों के साथ होता है कि आप अपने किसी भी नातेदार को, किसी भी रिश्ते को मजबूती देना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ समय टाइम स्पेंड करते हैं, उससे बातचीत शेयर करते हैं, उसका ट्रस्ट जीतते हैं, उसकी बातों को अपने सुनते हैं,
और निर्वाह करते हैं, उसके प्रति अपने अधिकारों का, दायित्वों का निर्वाह करते हैं, तब जाकर उन रिश्तों में जो है एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और वो रिश्ते बहुत बेहतर ढंग से निभते हैं। और कुछ रिश्ते अगर हमने ये नहीं किया, अगर रिश्तों को आपने समय नहीं दिया या नातेदारों के साथ आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, उनको समझने का प्रयास नहीं किया, तो वो रिश्ते बहुत समय तक नहीं चलते या उनमें खटास या टूटन उत्पन्न हो जाती है। तो नातेदारी अपने आप में देखें तो बहुत सारे, ये तो बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको हमने सिर्फ संकेत यहाँ पर दिया है। नातेदारी अपने आप में एक बहुत व्यापक जाल है। जिस तरह परिवार के संबंध अपने आप में व्यापक हैं, उसी तरह से नातेदारी भी अपने आप में एक व्यापक व्यवस्था है। और मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण, यानी जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसका काम भी नातेदार करते हैं। नातेदार, परिवार, ये सारे जो हैं ये आपके, चाहे वो रक्त संबंधी हो, भाई बहन माता पिता का संबंध हो, आपके वैवाहिक संबंधी हो, सास ससुर पत्नी साला ये हो, या फिर दत्तक गोद लिए हुए हो, कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध हो, नातेदार हो, वो सब मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जिस तरह से आप नातों को निभाते हैं, रिश्तों को जीना सीखते हैं, उसी तरह से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा बड़े होकर अपराधी बनता है या कोई अनैतिक काम करता है, इल्लीगल काम करता है, कानून के विरुद्ध काम करता है, तो सबसे पहले उसकी परवरिश पे या उसकी संगी साथियों पर ही सवाल उठता है ना। इसका मतलब होता है कि हमारे परिवार, हमारी फैमिली, हमारा किनशिप ही हमारे व्यक्तित्व को, कि व्यक्ति बड़ा होकर, बच्चा बड़े होकर कैसे बनेगा, किस तरह से ट्रीट करेगा, व्यवहार करेगा, ये सब उसकी पारिवारिक और नातेदारी की पृष्ठभूमि पर ही निर्मित करता है। तो नातेदारी और परिवार बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एक चीज और जो यहाँ पर लिखने से छूट गई है, जैसे हमने पढ़ा कि परिवार में परिवर्तन आया है, उसी तरह से नातेदारी व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि परिवार और नातेदारी आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब परिवार की संरचना और फंक्शन में परिवर्तन आया, तो संभव है और स्वाभाविक है कि नातेदारी व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। नातेदारी में पहले आपने देखा होगा कि नातेदारी में जो बहुत सारे भूमिका हमारे नातेदार निभाते थे, जैसे विवाह का रिश्ता लाना है ना, वो नातेदार करते थे, विवाह करवाना है, या बच्चों को जो पढ़ना लिखना है या व्यवसाय कराना है, उसमें नातेदारों से सलाह मशवरा किया जाता था, वो सब सिस्टम करते थे। आज वो सब नहीं होने लगा है। आज वो सब जो है सेकेंडरी एजेंसीज जो हैं, द्वितीयक एजेंसीज जो हैं, जिनको आप पे करते हैं, वो निभाने लगी हैं। जैसे मैरिज ब्यूरो आ गए, जो पहले नातेदार भूमिका निभाते थे, और वो मैरिज ब्यूरो करते हैं। ऑनलाइन आप अपना बायोडेटा डाल देते हैं, तो ऑनलाइन आपको जो है विवाह के जो रिश्ते बनाने के जो प्रोसेस है वो होने लगी है, तो ऑनलाइन होने लगा है, मैरिज ब्यूरो में होने लगे हैं। ये सारी चीजें अब पेड मेथड से, यानी आप इनको पैसा दीजिए और ये अब आपके निभाते हैं। तो जो रिश्तेदार या नातेदार या परिचित ये काम करते थे, अब वो ये काम नहीं करते हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई हैं, विवाह अखबारों में आप इस तरह के वैवाहिक विज्ञापन देकर अपने लिए जीवन साथी तलाश कर सकते हैं। तो नातेदारी की जो भूमिका थी विवाह संबंध स्थापित करने में, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। विवाह नातेदारों में दूरी आती जा रही है, या ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, वो सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जैसे परिवार चूंकि बड़ा होता था, संयुक्त परिवार होता था, तो हमारा जो सोशलाइजेशन था वो इन परिवार और नातेदारों के बीच होता था। अब परिवार का स्वरूप चूंकि सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, तो ऑब्वियसली है जो समाजीकरण था, प्राथमिक समाजीकरण, जैसे कि हमने परिवार में पढ़ा था, तो वो भी अब बाहर की एजेंसीज करने लगी हैं। आप देखिए, जब विवाह होता है तो विवाह के समय जो लड़की को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो घर की बड़ी बुजुर्ग दादी, नानी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, ये सब लोग मिलकर देते थे। अब उसको सीखने के लिए, चूंकि ये सब नातेदार उसके पास नहीं है, तो वो बाहर की एजेंसीज से सीखते हैं, है ना। बाहर जाना पड़ता है कि आफ्टर मैरिज उसको कैसे एडजस्ट करना है। इन सब की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, और व्यक्ति बाहर जाता है ये सब चीजें सीखने के लिए, जो पहले एक स्वाभाविक रूप से वो अपने परिवार के सदस्यों से, नातेदारों से सीखता था। अब उसे सीखने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे ही
आप देखिए जब विवाह होता था तो विवाह के समय में जो भोज होते थे, सामूहिक भोज होते थे या नातेदार आके रहते थे, वो सब मिलकर काम करते थे। अभी कोई भी किसी के यहाँ जाता है किसी भी फंक्शन में या मैरिज में, तो वो अब वहाँ काम करना पसंद नहीं करता, वो एक मेहमान के रूप में जाता है और सिर्फ वहाँ जाएगा और वहाँ एक मेहमान के रूप में मेहमान नवाजी का लुत्फ लेता है। लेकिन पहले के समय में सभी सदस्य मिलकर वो सब काम करते थे और अब ये सब के लिए बाहर से हायर किया जाता है ना। कैटरिंग से प्रणाली आ गई है, खाना पीना जो बनाने की व्यवस्था है वो कैटरिंग वाले करते हैं, बाहर से हायर किए जाते हैं। धीरे धीरे जितना कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह से परिवारीजनों और नातेदारों का जो महत्व है कहना चाहिए, वो बाहर की एजेंसी, परिवार और नातेदार से बाहर की जो औपचारिक संस्थाएं हैं वो लेने लगी हैं, है ना। उपभोक्तावाद चूंकि बढ़ रहा है, हर चीज आप पैसे से लेकर देकर खरीद सकते हैं। तो मैरिज अरेंज करनी हो, मतलब विवाह समारोह का आयोजन करना हो, या परिवार में किसी भी फंक्शंस का, जन्मदिन का, मैरिज एनिवर्सरी का, किसी भी फंक्शन का आयोजन करना हो, अब बाहर की एजेंसीज की मदद ली जाने लगी है। तो परिवार और नातेदार का स्वरूप बदलने लगा है। एक और चीज, आप पहले इवन अपने पड़ोसी को भी, जो आपके माँ के बहन की भूमिका निभाते थे, माँ के भाई की भूमिका निभाते थे या बहन की भूमिका निभाते थे, उन्हें भी हम मौसी या मामा कहकर संबोधित करते थे। आजकल अपने सगे मौसी और मामा को भी हम अंकल और आंट के रूप में जानते हैं, है ना। जैसे जो पश्चिमी शब्दावली है उसके रूप में हम अंकल और आंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, मामा, चाचा, बुआ, मौसी की जगह। तो ये भी बहुत सारे बदलाव हैं जो सामाजिक संबंधों में दूरी को शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परिवार, विवाह, नातेदारी की संरचना भी बदली है, उसकी भूमिका भी बदली है, और अब परिवार और विवाह में राज्य के नियमों का, कानूनों का इंटरफेयर बढ़ने लगा है और बाहर की संस्थाओं का हस्तक्षेप बढ़ने लगा है। ठीक है, चलिए फिर भी कोई सवाल जवाब हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।